अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफकत मुनीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल। आइए उनसे जानते हैं वो हमारे लिए आज कौन सी इनोवेटिव किस्म की बुक लेके आए हैं और हम उनसे जानते हैं इस बुक के अंदर क्या इंटरेस्टिंग है। जी फैसल, हमें बताइएगा कि इस बुक के अंदर क्या कुछ है। बहुत शुक्रिया शफकत। आज जो मैं अपने नाजरीन के लिए जो बुक लेकर आया हूँ तो बड़ी इनोवेटिव है, बड़ी खूबसूरत ज़बरदस्त किताब है और ये पीटर थील की किताब है। यूएस एंटरप्रेन्योर है, बहुत ज़बरदस्त राइटर है और राइटर होने से पहले एक बहुत कामयाब एंटरप्रेन्योर है। फोर्ब्स 400 के अंदर इनका नाम है कि ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने नए इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं और कामयाबी की तरफ जो है अपने बिज़नेस को बढ़ाया। अगर हम बात करें इनकी बुक की तो उसका किताब का नाम है 0 to 1। अब 0 to 1 से लोगों को आइडिया होगा कि 0 to 1 क्या मतलब, क्या है इसका, 0 to 1 कहना क्या चाह रहा है राइटर। अब राइटर यहाँ पे अपनी इस किताब से 3 मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने देखे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन 3 मेन आइडियाज़ वो कहता क्या है। वो कहता है कि आपके काम में इनोवेशन कितनी है, आप मोनोपोली क्रिएट करना जानते हैं और आप एज अ प्लेयर मार्केट में कैसे काम करते हैं। ये वो 3 आइडियाज़ हैं जिसको अप्लाई करके कोई शख्स जो नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है या नया बिज़नेस स्टार्ट करने की तरफ सोच रहा है या सोच लिया है और कर भी रहा है, तो उस फेज़ से वो निकल कर बड़ी ब्रांडिंग की तरफ, बड़े बिज़नेस की तरफ कैसे जा सकता है। अब हम इनकी बात करते हैं मेन पॉइंट की जो उन्होंने बताया हमें। अब इससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊं कि ये पीटर थील वही शख्स हैं जिन्होंने इलॉन मस्क के साथ मिलके पेपैल स्टार्ट किया और उसे कुछ अर्से बाद $1.5 बिलियन में ईबे को सेल किया। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट थी और इन्वेस्टमेंट थी जो उनको मिली और उससे उन्होंने बड़े ज़्यादा नए कामयाब बिज़नेस स्टार्ट किए। अब शफकत, इसमें उन्होंने एक और बात की कि आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपका मेन आइडिया ये होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म उस बिज़नेस को थ्राइव कर सकें, उसे बढ़ा सकें, उस गोल को आप आगे लेके जा सकें। गोल से मुराद यहाँ बिज़नेस है। अब उनका जो मेन आइडिया है, जो की पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन। अब मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन क्या है कि आप जब कोई नई इनोवेशन मार्केट में लेकर आएंगे और वो ऐसी इनोवेशन है जो मार्केट में पहले नहीं है, तो आपकी ऑटोमेटिकली मोनोपोली क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे चीज़ें ख़रीदना शुरू करेंगे और आप एक मार्केट बेस जनरेट कर रहे हैं जिसमें पहले से कोई नहीं है। क्योंकि अगर आपकी मार्केट में पहले से लोग काम कर रहे हैं और आप फिर आ रहे हैं उस काम को करने के लिए, वो डिफ़िकल्ट होगा। और फिर वो कहता है कि मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन, और वो कंपटीशन को कहता है कि कंपटीशन जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कैपिटलिज्म है। अब कैपिटलिज्म मैं नाज़रीन के लिए यहाँ डिफ़ाइन कर दूँ कि कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि वो मार्केट या वो इकॉनमी जिसे स्टेट कंट्रोल नहीं करती, जिसे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो अपने मर्ज़ी और अपने मुताबिक रेट्स देती है। चाइना की बात करें तो वहाँ कैपिटलिज्म नहीं, वहाँ रेट्स जो हैं वो स्टेट डिफ़ाइन करती है। तो वो यही कह रहा है कि जहाँ पे मोनोपोली होगी वहाँ आपको अपने अंदर इनोवेशन इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा बनानी होगी, लानी होगी कि आपकी मोनोपोली सालों साल क्रिएट रहे। अगर आप ऐसी चीज़ लेकर आएंगे जिसकी कंपटीशन मार्केट ज़्यादा है और आप उसको compete कर रहे हैं, तो आपका सारा प्रॉफिट और रेवेन्यू उस कंपटीशन के मुताबिक निकल जाएगा। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जो एप्पल है, उनका जो सालाना रेवेन्यू होता है वो यूएसए की जो पूरी साल का उनका जो बजट होता है उससे भी ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करें उनकी इसी चीज़ के ऊपर, तो वो कहते हैं कि अगर आप कंपटीशन के अंदर आते हैं, कम्पीट करते हैं लोगों को, आप कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप अपनी मार्केट नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के ज़रिए एक मार्केट में आते हैं और नई जिद्दत लेकर आते हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता और एक ब्रांड बन जाने के बाद तो कोई आपको आपके करीब भी नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि आपकी कॉस्ट इतनी कम होती है, एक बड़े लेवल पर आप काम कर रहे होते हैं कि दूसरे लोग जो नया काम करते हैं वो आपकी कॉस्ट को मीट ही नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अपना नाम बनाते हैं, काम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस बड़ा बने तो आपको मोनोपोली क्रिएट करनी पड़ेगी इनोवेशन के साथ, और ये पॉजिटिव मोनोपोली है। अब इसमें वो एक अपना अगला पॉइंट देते हैं कि पॉजिटिव मोनोपोली और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, वो हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। तो फैसल बताइएगा कि मोनोपोली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अच्छा, अब उसमें बात करते हैं कि मोनोपोली के 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे टूल्स होने चाहिए जो लोगों की लाइफ को इतना आसान बनाएं, इतना इजी बनाएं कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने पे मजबूर हो। अब वो आपकी सर्विस हो सकती है या प्रोडक्ट हो सकता है। मिसाल लेते हैं पेपॉल की। ये जो हमारी जिनके हम बुक का रिव्यू कर रहे हैं, पीटर थील का और इलॉन मस्क का, इन्होंने एक ऐसी जिद्दत प्रोवाइड की कि अगर किसी ने अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में और इलेक्ट्रॉनिक करनी है, ईजी करनी है और सिक्योर करनी है, तो वो पेपॉल के ज़रिए बड़े आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है वो इस सिस्टम को पूरी दुनिया में लागू करवाया। आज पूरी दुनिया में पेपॉल है, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में ये काम कर रहा है। उसके बाद नेटवर्क इफ़ेक्ट, आप नेटवर्किंग अपने काम की कैसे बढ़ाते हैं और कैसे बनाते हैं, वो बहुत मैटर करता है। और इसमें हम फेसबुक का रेफरेंस लेंगे कि फेसबुक पे नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा आसान है।
हर बंदा, हर एज का बंदा उस सिस्टम को समझ सकता है, उस पर नेटवर्किंग कर सकता है, और इसीलिए उनके रेवेन्यूज़ हर साल बढ़ रहे हैं। उसकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसका मुकाबला गूगल भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि गूगल ने कोशिश की होगी लाजमन उसके मुताबिक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ जो लोग सोशल नेटवर्किंग कर सकें, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ उनसे, क्योंकि हर इंसान के हर जो इनोवेटर है उसके एल्गोरिदम मुख्तलिफ हैं, उसकी प्रोडक्ट डिफरेंट है और इनोवेटिव है। फैसल साहब, टीम भी तो खासा इस चीज़ का असरअंदाज होती है। टीम, आपकी टीम किस तरह की आप लेके आए, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये इसके जो इनके पीटर हील हैं, इन्होंने इस टीम प्लेयर के एज ए टीम के अंदर काम करना वो भी बताया, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस कर रहे हैं। उसमें वो कहते हैं कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जिसमें वो कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप मुख्तलिफ तरह से उसको सेल तो कर ही सकें, लेकिन वो उसका आपका फ्यूचर नज़र आए कि ये प्रोडक्ट आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेगा, बहुत रेवेन्यू जनरेट करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। अब इसमें ये है कि आपकी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हम एप्पल की मिसाल लेते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है हर साल वो नया इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालते हैं और उसकी सेलिंग का उन्हें पता होता है कि उनकी मार्केट क्या है। और फैसल, आपने देखा होगा वो साल के अंदर एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और उसके मुकाबले में एंड्रॉयड कंपनीज़ हैं जो एक साल के अंदर आप देखा होगा कई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं, लेकिन वो एक एप्पल का प्रोडक्ट उन सब के ऊपर हावी होता है। बिल्कुल ऐसा है। तो उनका मकसद ये है कि अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाना, और ऐसा बना लिया गया उनका प्रोडक्ट कि आपको उनको ख़ास तौर पे इस चीज़ का पता है कि ये हमारा प्रोडक्ट सेल तो हो गई और रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे जनरेट करेगा, और लॉन्ग रन में ये प्रोडक्ट को कम्पीट करने वाला कोई और प्रोडक्ट आ नहीं सकता। एंड्रॉयड के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड आ सकते हैं, लेकिन एप्पल के अंदर कोई ब्रांड नहीं आएगा उसको कम्पीट करने के लिए। उसके बाद ब्रांडिंग, आपके बिज़नेस की मार्केटिंग आपके बिज़नेस की जान होती है। अगर आपको मार्केटिंग अपने बिज़नेस की करनी आती है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ज़रिए, चाहे वो आप फिज़िकली करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, ऐड के ज़रिए करते हैं, फेसबुक के ज़रिए करते हैं, ये सबसे पावरफुल टूल होता है कि आप अपने ब्रांड को बार बार लोगों को बताते हैं कि ये मेरा एक ब्रांड है, ये मेरा ब्रांड आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, और अगर आप इसे यूज़ कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल लेते हैं कोका कोला की। अब कोका कोला जो है वो अपने ब्रांड को कैसे लोगों को पोर्ट्रे करता है, वो अपने लिए एक बहुत पुराना ब्रांड है, 150 साल से चल रहा है, उन्हें क्यों एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है? अगर वो ब्रांडिंग ना करें अपने प्लान की, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? देखा होगा जितना उनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो उसका 50% अपनी एडवर्टाइजिंग पे लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनका मकसद क्या है? वो चाहते हैं कि लोगों के ज़हन में उनका ब्रांड रहे, क्योंकि जितना दिखेगा उतना बिकेगा। ये उनकी पॉलिसी है। और यही पीटर थील ने हमें यहाँ बताया है कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप मोनोपोली क्रिएट करते हैं। अब कोका कोला के बराबर कोई कंपनी नहीं, पेप्सी को हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कोका कोला मेन कंपनी है। उसके बाद दूसरा मेन पॉइंट, वो ये कहते हैं कि आपने अपने लिए एक परफेक्ट मार्केट क्रिएट करनी है। अब इसका मतलब क्या है? वो ये कहते हैं कि आप एक बड़ी मार्केट का छोटा शेयर लें, उससे बेहतर है कि आप एक छोटी मार्केट का बड़ा शेयर लें। अब ये कन्फ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट भी लगता है उन लोगों के लिए जो नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप आते हैं, आप एक राइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऊबर एक काम कर रहे हैं। ऊबर को कम्पीट करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम लेकर आए, ऑनलाइन का सिस्टम लेके आए, ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम लेके आए, उसमें उसको सैचुरेशन करना शायद थोड़ा सा आसान। अब ऑनलाइन के अंदर वो अगर अपने काम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे ले, क्लोथिंग पे ले आए, परफ्यूम के ऊपर ले आए, वो काम करना शायद उसके लिए ज़्यादा आसान हो, क्योंकि बहुत सारे लोग परफ्यूम तो सेल कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन ना कर रहे हैं। तो उस मार्केट का बड़ा शेयर लेना आपके लिए आसान। आप एक बड़ा ब्रांड हैं, आप डोल्चे एंड गबाना है, और आपका ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस है, तो ऑटोमेटिकली आपकी रीच बढ़ जाएगी। और अगर उसकी मार्केट पहले से क्रिएट नहीं हुई या कम क्रिएट है, तो आप उसका बड़ा शेयर ले सकते हैं। पर ऊबर को कम्पीट करना, गूगल की तरह सर्च इंजन बनाकर कम्पीट करना, इट्स ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट। आपके लिए हमेशा डिफ़िकल्ट होगा बड़ी मार्केट के अंदर बड़ा शेयर बनाना, आपको बहुत टाइम लगेगा, और उस तरह की क्वालिटी देना जो पहले दे रहे हैं। कोई नया काम, इनोवेटिव काम में आपको काम में आपकी मेहनत तो ऑब्वियसली होगी, ज़्यादा भी होगी, टाइम भी इन्वेस्ट होगा, लेकिन रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो आपका आइडिया और आपको पता है कि आपका विजन क्या है, कि मुझे उस प्रोडक्ट को कहाँ देखना है, मैं उस प्रोडक्ट को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो इसमें ये कहते हैं कि और आपने इसमें फोकस ये करना है कि आपने अपना शॉर्ट टर्म जो है ना, उसके ऊपर, गोल्स के ऊपर फोकस नहीं करना। कि आप कहें कि मैं आज एक प्रोडक्ट सेल कर दूं, मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया, साल बाद मुझे जो है वो 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, या मुझे 12 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, आपने हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका कस्टमर कितना खुश है। लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट पे आप इनोवेशन लाते रह रहे हैं, बार बार ला रहे हैं, और आप लोगों को इनोवेट ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को इनोवेट करने से मतलब मार्केट को इनोवेट करना, मार्केट को इनोवेट करना यानी कि लोगों को इनोवेट करना। और जब लोग इनोवेट होते हैं तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी जो है उसका लेवल अप हो जाता है। वो उनकी चीज़ें देखने की ताकत जो होती है, मार्केट को परखने की ताकत जो होती है, उनकी भी बढ़ती है।
क्योंकि आज की जो अपडेट होगी गूगल की, वो आज के 6 महीने के बाद वो अपडेट नहीं होगी जो पहले थी, नई होगी। और उसके साथ हम भी अपने आप को अपडेट कर रहे होते हैं एज अ यूज़र। और जो बिजनेसमैन है वो हमेशा ये नई अपडेट्स लेकर आता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मोनोपोली कायम रहे। इसीलिए गूगल की मोनोपोली में आजकल गूगल मैप्स की अगर बात करें तो उस पर गूगल की मोनोपोली है, और आज तक कोई भी बंदा ऐसे मैप्स नहीं दे सका। और सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने यहाँ हमें बताया है पीटर ने, वो कहते हैं कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो उससे 7 सवालों पर लाजमन परखें। अब वो 7 सवाल के हैं। वो कहते हैं कि पहला सवाल कि आपने ये देखना है कि क्या आपका जो बिज़नेस आइडिया है या जो आपकी प्रोडक्ट है वो ब्रेक थ्रू कर सकती है मार्केट के अंदर। क्या वो मार्केट में एक हलचल मचा सकती है कि ये प्रोडक्ट आया उसने चीज़ें चेंज कर दी। जैसे एप्पल आया तो उसने अपने टच स्क्रीन सिस्टम की वजह से, जो उनकी स्क्रीन सिस्टम था, जो उनका एक फॉर्मेट था, इंटरेक्टिव फॉर्मेट था अर्ली डेज़ की, जो उनका इंटरेक्टिव फेस इंटरेक्टिव सिस्टम होता है। आप अपने गूगल को क्यों यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल को यूज़ करते क्यों हैं? क्योंकि कलर्स इतने अच्छे लगते हैं, उनका आपको यूज़ करने की आसानी इतनी ज़्यादा है कि आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, तभी आप उसे यूज़ करते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपके माइंड में एक आसानी क्रिएट कर दी गई है कि पहले आप बटन दबाते थे और आपको एक पोर्शन में जाने के लिए पहले 10 पोर्शन से गुजरना पड़ता था। आज स्मार्टफोन पे आप एक चीज़ सर्च करते हैं और आप उस पोर्शन में चले जाते हैं। तो उसमें 7 सवाल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 7 सवाल क्या है? वो पहला सवाल, मार्केट में ब्रेक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं? आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आप शर्ट लॉन्च कर रहे हैं कोई मार्केट में, क्या उसका स्टफ़, क्या उसकी ब्रांडिंग, क्या उसकी ऐसी है कि लोगों की लाइफ को चेंज कर दे या लाइफ आसान बना दे। हर ब्रांड कोई ना कोई ऐसी चीज़, हमेशा इनोवेटिव चीज़ लाता है कि आपके ब्रांडिंग के अंदर, आपके काम के अंदर वो नई चीज़ आ सके। जैसे मिसाल इसकी ऐसी है कि आप अगर यूनिवर्स जाते हैं या किसी भी बड़े ब्रांड पे जाते हैं, वो आपको शर्ट देते हैं और साथ ये कहते हैं कि आपके लिए जो आफ्टर सेल सर्विस वो क्या है कि आपकी अगर कोई आपने रफ़ू करवाना है उसको, आपने उसकी कोई स्टिचिंग के अंदर मसला आ गया है, कि ऑल्ट्रेशन करवानी है, वो हमेशा फॉर द लाइफ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो ये एक उनकी इनोवेशन है। ये एक इनोवेशन है कि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको फ्री सर्विस दूंगा। बाहर जाएंगे 50-100 आप पैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो ये दे रहे हैं। तो क्या आप अपने प्रोडक्ट में ब्रेक थ्रू ला सकते हैं? अच्छा प्रोडक्ट ला रहे हैं, इनोवेटिव ला रहे हैं। दूसरा, आपका बिज़नेस स्टार्ट करने का टाइम, अगर इकॉनमी तबाह हो रही है मुल्क की, अगर मुल्क में कोरोना है, अगर मुल्क में इन्वेस्टर्स नहीं है, आप ऐसा बिज़नेस लेके आ रहे हैं जिसमें आपको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, ऑब्वियसली ये आपको बहुत कॉस्ट करेगा, क्योंकि आपने लॉन्ग रन में आप चाहते हैं कि योर बिज़नेस मस्ट बी द बिगेस्ट बिजनेस इन पाकिस्तान। बड़ा बिज़नेस हो, लोग आएँ आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, या अगर आप उसके शेयर्स को पब्लिक भी करते हैं तब भी लोग इन्वेस्ट करें। पर अगर आपका बिज़नेस का जो टाइमिंग है वो ख़राब है और आपने उस टाइम में उसमें इन्वेस्ट किया जब लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, लोग ख़रीद नहीं सकते हैं, वो बिज़नेस मॉडल जो है वो बिल्कुल धड़म से आके ज़मीन पे गिर जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फैसल, यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कोविड की वजह से इंडिया, बांग्लादेश का जो गारमेंट सेक्टर है वो काफ़ी मुतासिर हुआ है, इवन बंद हो चुका है। अब इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लोगों को इस दौरान इस काम में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि हमें कोविड या जब मुल्क की इकॉनमी डूब रही है उस वक्त हमें, या इन्वेस्टर्स कम हो उस वक्त हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि वो होती है डिलीवर करना। ये लाजमन याद रखिए कि 10 लोग अगर चने की रेडी लगा रहे हैं और आप कहें कि जी चने बड़े बिकते हैं तो मैं भी लगाऊंगा तो मैं भी उतना ही कमाऊंगा, या 10 लोग मोबाइल की एसेसरीज़ बेच रहे हैं मैं भी बेचूंगा तो उतना ही कमाऊंगा, लाजमन नहीं। उसके लिए ये देखना कि अगर पाकिस्तान में कपड़े का कारोबार आ रहा है तो क्या वो सीजनल आ रहा है, क्योंकि अभी कोरोना के दौरान मार्केट बंद है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना के वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोरोना से उनको डर है कोरोना ना हो जाए, तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री रुक गई है, इंडिया की रुक गई है, हो सकता है वियतनाम की काम कर रही हो या वो भी रुक गई, और सारा बर्डन जो है, ये सारा जो बर्डन नहीं कह सकते हम, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि वो सारी पाकिस्तान में आ रही है। तो क्या हम उन्हें डिलीवर कर सकते हैं? अगर तो हम मौसमी तौर पर इसमें आ रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया और फिर निकल गए, फिर तो कोई बेनिफिट नहीं आपको। और अगर आप लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग रन के खिलाड़ी हैं कि आप कह रहे हैं कि इतना बिजनेस आएगा और मैं उसे रिटेन भी कर सकूँगा, कि बाद में वो क्लाइंट इंडिया जाए ही ना, बाद में वो क्लाइंट बांग्लादेश जाए ही ना, तब अगर आप काम करते हैं तब वो आपको बड़ा खिलाड़ी बनाएगा, लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि अभी सीजनल बेनिफिट हो जाएगा, जैसे लोगों ने मास्क बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि अमेरिका में, चाइना में मास्क बनना बंद हो गए थे या कम हो गए थे, तो लोगों ने पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दिया। पीटर की बात से मुतासिर हो कह रहे हैं कि हमें एक इनोवेटिव चीज़ लेके आनी चाहिए। इनोवेटिव लेके आनी चाहिए। और दूसरा जो आपने बात की है वो है डिलीवरी की बात, कि कितनी देर के लिए वो कंपनीज आपके साथ जुड़ी रहती हैं। अगर आपकी मार्केट में अभी सिर्फ आपके साथ कोरोना की वजह से वो आपके महंगे दामों में भी चीज़ खरीद देते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है, 1 साल में, 1 माह में, 2 माह में, डिपेंड करता है, वो मार्केट दोबारा वहाँ चली जाती है, तो आपकी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फिर आप किससे कपड़ा बेचेंगे? सही कहा। तो ये इनोवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप लाजमन देखें कि आप कितनी दूर तक, ये 4C कहते हैं इसको, आप मार्केट को पढ़ते हैं।
अभी अगर कोई बड़ी कंपनी काम कर रही है कपड़े की, उसको बेनिफिट होगा क्योंकि वो उस ऑर्डर को डील कर सकते हैं। अगर बड़ा ऑर्डर भी आ रहा है तो वो लाजमी उसे डील करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका काम है, उन्होंने पैसा कमाना है। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो सारा माल और काम इंडिया चला जाएगा। डिपेंड कि आप इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं और आफ्टर सर्विस भी इतनी अच्छी दे रहे हैं कि आपकी इनोवेशन भी थी, आपका काम भी अच्छा था, आपकी क्वालिटी, स्टिचिंग क्वालिटी, आपकी लेबर वर्क जो था वो चीप थी और लेबर की जो रिफाइननेस थी वो बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिया। उसके बाद वही कहते हैं जी कि आप बड़ी मार्केट का छोटा शेयर लेने के बजाय छोटी मार्केट का बड़ा शेयर लें, जो मैंने आपको पहले भी डिफ़ाइन किया। उसके बाद आपकी टीम, राइटफुल टीम, राइट टीम होना बहुत ज़रूरी है। आपकी 2 बंदों की टीम है, 4 बंदों की टीम है, अगर वो अच्छी टीम है और अच्छे तरीके से वो अपना काम कर सकते हैं, स्किलफुल प्रोफेशनल लोग हैं, तो वो अपने छोटे काम को भी, कोई मीडियोकर आइडिया को भी इतना अच्छा एग्जीक्यूट करेंगे, इतने प्रोफेशनली एग्जीक्यूट करेंगे कि वो छोटा आइडिया भी बड़ा आइडिया बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि टिम कुक स्टीव जॉब्स के साथ थे तो उन दोनों ने मिल के इतना बड़ा बिजनेस बनाया। आज टिम कुक की बदौलत ही एप्पल 2 ट्रिलियंस के अंदर एंटर हुई है। क्या ये बात सही है कि टीम बहुत इफेक्ट करती है आपके बिज़नेस को? बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीम जो होती है, कई दफ़ा आप मोटिवेटेड नहीं होते लेकिन आपकी टीम इतनी मोटिवेटेड होती है कि वो आपको ड्राइव करती है आगे बढ़ने के लिए। और इसमें टिम कुक के अलावा वो और भी लोग होंगे जिन्होंने फाइलिंग का काम हो, अकाउंट का काम हो, वो तमाम ने मिल के किया और प्रॉपरली किया, क्योंकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बड़ा ज़रूरी है कि तमाम लोग मिल के काम करें, अपने काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें। एक पानी पिलाने वाले से लेकर आपके ऑफिस का हेड तक अगर प्रॉपरली मैनेज है ना, तो ऑटोमेटिकली कंपनी तरक्की करती है। कंपनी के लोग आपसे खुश हैं और आप कंपनी के लोगों से खुश हैं, और आपके काम से, यानी कि ओवरऑल कंपनी के काम से लोग खुश हैं, ऑटोमेटिकली आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं कि नहीं, उसमें मार्केटिंग आती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी आती है, प्रोडक्ट की मार्केट आती है, प्रोडक्ट की सैचुरेशन आती है, आपकी मार्केट में लोग आपसे चीज़ खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे आते हैं, आपके कनेक्शंस आते हैं। ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं और बताती हैं कि अगर आप इन तमाम चीज़ों को, जो मैंने आपसे जिक्र किया है, अगर आपका प्रोडक्ट इतना वर्दी है कि वो लोग ख़रीद लें, आप कामयाब हैं। उसके बाद आपकी जो मार्केट है उसके ऊपर ये कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना डिफेंसिव लेवल पे लाकर खेल सकते हैं। आप देखिए इसमें मिसाल ऐसी है, सर्च इंजन की बात करते हैं गूगल, तो गूगल का जो सर्च इंजन है उसको अभी तक कोई भी पकड़ नहीं सका। बिंग है तो वो 7% मार्केट का शेयर है। अगर हम बात करें चाइना की तो उनका एक अपना सर्च इंजन है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं, लेकिन उसकी मार्केट भी वैल्यू 7% 8% है, लेकिन गूगल की मार्केट शेयर 73%। अभी तक उसकी मार्केट को कोई कैप्चर नहीं कर सका, और कितने साल हो चुके। इनोवेशन, मोनोपोली, सब कुछ उन्होंने कायम किया हुआ है, और ये तमाम प्रिंसिपल उनके काम पे अप्लाई होते हैं अगर देखा जाए तो। उसके बाद क्या आप फोर्सी कर सकते हैं मार्केट को? आप अपने मार्केट के अंदर, काम के अंदर इतने इन्वॉल्व हैं कि आप देख सकते हैं कि इस साल के बाद, 2 साल के बाद मेरा प्रोडक्ट मार्केट में रहेगा। ये फोर्सी करना की मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि नोकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड, एक बहुत कामयाब ब्रांड, जिसने अपने ब्रांड को पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवाया। उनके मोबाइल इतने पायदार और क्वालिटी में अच्छे थे कि हर बंदा नोकिया खरीदता था। रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी थी, और वो तभी होता है जब आपकी मार्केट में मोनोपोली अच्छी क्रिएट होती है। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाया एप्पल ने, उन्होंने अपने आप को उसके मुताबिक एक्विप नहीं किया था। उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स अचानक ही जो है ना वो मार्केट में डूबे, उनको अपने हज़ारों वर्कर्स निकालने पड़े, और उनका जो CEO था वो आखिरी टाइम पे परेशान और दुखी था कि अगर मैं इस स्टेप को ले लेता, मैं सैमसंग और साथ साथ जो है सैमसंग के साथ जो है दूसरा मोबाइल एप्पल को कम्पीट करता, और उनके मुताबिक अगर मैं काम करता, उनसे इनोवेशन का जो आइडिया है अगर वो लेता, और अगर हम स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवा देते, तो आज हमारी कंपनी के मुलाजिम तो ज़्यादा होते ही होते, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि उनका नाम प्रोडक्ट ब्रांड बन चुका था। एप्पल नई कंपनीज अपने ब्रांड बना रही थी, सैमसंग उस वक्त अपना ब्रांड बना रही थी, और नोकिया के मुकाबले में वो कंपनीज कुछ भी नहीं थी, लेकिन इनोवेशन सब कुछ उनको जो है वो बदल गया उनके लिए। उसके बाद हम इनके फाइनल थॉट्स पे बात करते हैं। ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि पीटर ने हमसे डिस्कस की कि ये मोनोपोली होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, आप एज ए टीम प्लेयर, आपकी टीम कितनी अच्छी है, अगर टीम अच्छी है तो आप काम करते हैं। अब हम बात करें फाइनल थॉट्स की। फाइनल थॉट्स 4 हैं इसमें। पहला, इनोवेशन, कितने इनोवेटिव हैं, कितना आप डिलीवर कर सकते हैं, आपकी इनोवेशन में कितने लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं जी कि आप मार्केट को डोमिनेट कैसे कर सकते हैं,
मार्केट में अपनी मोनोपोली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मार्केट के आप सारे शेयर्स खरीद लेते हैं या छोटी मार्केट के बड़े शेयर्स खरीद लेते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक्सीलेंट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, लोगों को आफ्टर कस्टमर के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपकी सेल्स टीम अच्छी काम करती है, आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट काम करती है, आप रिसर्च वर्क करते हैं, आपको मार्केट का पता है कि पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त क्या है, इंटरनेशनल मार्केट क्या है। अगर आप मोबाइल बना रहे हैं तो आप सिर्फ पाकिस्तान के मुताबिक अपना मोबाइल नहीं बनाएंगे, आप सैमसंग के मुताबिक अपना मोबाइल बनाएंगे, आप एप्पल के मुताबिक अपना मोबाइल बनाएंगे। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका मोबाइल पाकिस्तान के कुछ सूबों के अंदर, कुछ सूबों के छोटे शहरों में तो बिक जाएगा, लेकिन बड़े शहरों के अंदर, बड़े मुल्कों के अंदर वो नहीं कामयाब होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्रांड्स के साथ कम्पीट करें, ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। उसके बाद अगली बात वो ये कहते हैं कि प्लानिंग करें लाजमन, अपने काम को शुरू करने से पहले भी और शुरू के दौरान लाजमन, बहुत ज़रूरी एनालिसिस, प्लानिंग। आपकी टीम बहुत अच्छी प्लानिंग करे और आप प्लानिंग करें कि मुझे अपने विजन को कहाँ लेके जाना है, मैं अपने प्रोडक्ट को 7 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ। और अगर आप इनोवेटिव हैं तो लाजमन आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को देख सकते हैं कि आज से 5 साल बाद ये कहाँ हो। और अगर आपने किसी को देखा देखी काम किया है कि निशाद कंपनी अच्छा काम कर रही है, कपड़ा अच्छा बना रही है, मैं भी शुरू कर लेता हूँ, मैं भी जो एक लूम की जो है ना वो मशीन खरीदता हूँ और उस पर काम शुरू करके लोगों को टी-शर्ट्स बना के बेचता हूँ, नहीं कामयाब होगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, टीम छोड़ जाएगी और लोग भी आपको बुरा भला कह के आपका प्रोडक्ट लेना छोड़ देंगे। लास्ट चीज़ और मेन चीज़ वो कहते हैं कि आप एक बात याद रखें कि आपको एज अ प्लेयर के तौर पे काम करना है। अगर आप एज अ प्लेयर काम करते हैं, आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, आप इस काम के साथ, इस नीयत के साथ आए हैं कि आप अपने काम से लोगों की वैल्यू, लोगों के कामों की वैल्यू बढ़ा देंगे। आपके कपड़े, आपके मोबाइल, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली बिज़नेस में इस्तेमाल होता है, बिज़नेस के ज़रिए लोग उस मोबाइल के ज़रिए बिज़नेस कर रहे हैं। और अगर आप वो वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, आप उन लोगों को डिलीवर कर देते हैं अपने प्रोडक्ट से, आपके प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ टॉप क्वालिटी है, ऑटोमेटिकली वो आपका प्रोडक्ट कामयाब है। और वो जब प्रोडक्ट कामयाब है तो वो सिर्फ इस वजह से है कि आपने एज अ एक्टिवली उसमें काम किया, एज अ प्लेयर काम किया। दूसरी टीम का काम करना लाजमी है, लेकिन आपका एज अ मालिक होने के तहत एज अ टीम प्लेयर काम करना और एज अ मेन प्लेयर काम करना, तभी कामयाब होगा आपका ब्रांड। लास्ट पॉइंट और मेन पॉइंट जो हमारे लिए सबक तो है ही है, सबके लिए सबक है, और वो उसमें ये कहते हैं पीटर साहब कि अगर आप ये चाहते हैं कि लाइफ में आप कामयाब हों तो लोग, जो कामयाब लोग हैं उनकी लाइफ तो स्टडी करें, जो नाकामयाब हैं उनकी लाइफ स्टडी करें। कामयाब लोगों की स्ट्रेटजी हमेशा डिफरेंट होगी। एप्पल के ऑनर की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल गेट्स की अलग, बिल गेट्स की बिल्कुल अलग थी, फेसबुक के ऑनर की बिल्कुल अलग थी, अंबानी की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग थी, टाटा की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग थी। लेकिन जो फेलियर हैं, जो फेल होने वाले लोग हैं, उनकी स्ट्रेटजी एक होती है या एक जैसी होती है, और वो ये होता है कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास अच्छी स्ट्रेटजीज़ और अच्छी टीम नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है या मेरे पास वो चीज़ नहीं। और उनके पास हमेशा एक ही गिला होता है कि वो हमेशा पास में जाके रहते हैं कि मेरे पास अगर वो चीज़ होती तो आज मैं कामयाब होता। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं वो प्रेजेंट को देखते हैं, और प्रेजेंट को देखने के साथ साथ वो हमेशा फ्यूचर को देख रहे होते हैं कि मैं आज ये काम करूँगा तो मेरा फ्यूचर ये उस पर इन्हिसार करेगा, और मेरा आज का प्रेजेंट ही मेरा पास्ट बनेगा। तो अगर मेरा आज प्रेजेंट अच्छा है तो पास्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, और फ्यूचर तो ऑब्वियसली उस पर इन्हिसार से करता है। तो मेन चीज़ इस बुक की 0 to 1 कि आप डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी मार्केट क्या है। पहली बात, आप डिफ़ाइन करते हैं आप कितने इनोवेटिव हैं और कितना लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं, मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में मेन बात ये कि आपने एज अ टीम प्लेयर, मेन प्लेयर भी काम करना है और टीम प्लेयर भी काम करना है। और मैं इसी के साथ जो है इख्तिताम चाहूँगा और मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा आपकी इजाज़त से। शुक्रिया फैसल, आपने हमें इस बुक की इनोवेशंस के बारे में हमें आगाह किया। जी नाजरीन, हमें अगली एपिसोड तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।